प्रस्तुत करता समर कूल, देश में मना देश का ब्रांड। त्योहारों को लेकर सीएम योगी के निर्देश, शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो त्योहार, यातायात बाधित करना हो कोई धार्मिक आयोजन। चंदौली केस में नया खुलासा, गैंगस्टर कन्हैया के दोनों बेटे और बेटियों पर पहले से दर्ज है आपराधिक मुकदमे, मृतक गुड़िया पर भी पहले से दर्ज था केस। बुलंदशहर में नदी में डूबे 5 श्रद्धालु, एक महिला को निकाला गया बाहर, बाकी 4 लोगों की तलाश जारी। संभल में कोतवाली के सामने शोरूम को चोरों ने बनाया निशाना, 5 लाख का सामान लेकर चोर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। ऋषिकेश से यात्रियों का पहला जत्था रवाना, सांसद नरेश बंसल ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में 4 धाम यात्रा के लिए निकले श्रद्धालु। नमस्कार, खबर 3 बजे लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। रामनवमी की तरह ईद पर भी गड़बड़ी फैलाने की आशंका, सूफी खान का एसोसिएशन ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। ईद पर भी गड़बड़ी फैला सकता है पीएफआई, सूफी खान का ये बयान पीएफआई के नेता मोहम्मद शकीफ की भड़काऊ स्पीच का हवाला दिया गया है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने पीएफआई द्वारा ईद पर गड़बड़ी पैदा करने की आशंका जताई है और इसी संबंध में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा है। और इसका पर सीधे रुख करते हैं अमित का, जो कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले इस चिट्ठी में क्या कुछ जिक्र किया गया है, वो बात बताइए। देखिए, सूफी खानका एसोसिएशन ने बकायदा ये चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा है कि जिस तरह पीएफआई का एक लीडर है, उसने कुछ दिन पहले एक हेट स्पीच दी थी, उस स्पीच के आधार पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जैसे रामनवमी में जिस तरह देश के कई हिस्सों में बवाल हुआ था, वैसा ही कुछ इस बार ईद के मौके पर भी किया जा सकता है, क्योंकि उस भाषण में बहुत कुछ कहा गया था। और अभी वो जो भाषण जिसका जिक्र किया गया है चिट्ठी में, मोहम्मद शकीफ है जो कि पीएफआई का एक नेता बताया जाता है, उसने इफ्तार पार्टी के दौरान इस तरह की बातें की थी और बाकायदा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था और लोगों को भड़काया था, लोगों को उकसाया था। उसमें आरएसएस को लेकर काफी बातें की गई थी, उसमें बीजेपी को लेकर काफी बातें की गई थी। और इसी को देखते हुए जो खानका एसोसिएशन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाकायदा केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। खुद खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी साहब हमारे साथ मौजूद है। सूफी साहब, उस चिट्ठी में जो आप लोगों ने जिक्र किया है, गृह मंत्री को लिखा है, किस आधार पर आप लोग कहते हैं कि ईद पर भी गड़बड़ी हो सकती है और पीएफआई उसके पीछे? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि पीएफआई के द्वारा पूरे देश में जो गतिविधियां चलाई जा रही हैं वो देश विरोधी गतिविधि हैं। और ये इस बात को बल मिलता है कि 26 जनवरी 2022 के बाद इन्होंने एक कैंपेन चलाया है लोकतंत्र बचाओ के नाम से। दरअसल वो लोकतंत्र बचाओ कैंपेन नहीं है, वो भारत जलाओ कैंपेन है। और उसके बाद से ही लगातार ऐसी घटनाएं पूरे देश में हुई हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। ख़ास तौर से रामनवमी के त्यौहार में जिस तरह से उत्तर भारत और पश्चिम भारत में घटनाएँ हुई, और उन घटनाओं में जैसा कि जांच एजेंसियों के जरिए पीएफआई का नाम सामने आया है, तो कहीं ना कहीं ये लोग ईद के मौके पर भी आवाम को गुमराह करते हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफआई मुसलमानों के जज्बातों को भड़का करके उनको उलझाने का काम करता है। जैसा कि उन्होंने अभी हिजाब वाले मामले में पूरे लोगों को भड़का दिया और कर्नाटक के उस मुद्दे को सारे शेष भारत में फैलाते हुए इस पर बड़ा विवाद खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं मुझे आशंका है, क्योंकि इनकी पूर्ववर्ती कामों के साथ। सूफी साहब एक चीज बताइए, आजकल जिस तरह कुछ मुद्दे बड़े गर्म हैं, चाहे वो अजान का मुद्दा हो, हनुमान चालीसा का मुद्दा हो, और सड़क पर नमाज ना अदा करने का मुद्दा हो, कल ईद में भी है, ये बड़ा देखा जाएगा गाइडलाइंस पालन हो रहा है, इन सब मुद्दों पर भी क्या भड़काने का प्रयास हो सकता है? मैं इसी बात पर आ रहा था
कि जिस तरीके से ये लोग मुसलमानों की भावनाओं को भड़काते हैं, तो जिस तरह से पूरे भारत में एक कैंपेन चल रहा है लाउड स्पीकर वाला, और आपने देखा होगा कि लाउड स्पीकर वाले मामले में भी इनका कोई शेखानी नाम का एक लीडर था महाराष्ट्र का, मुंबई का, उसने लोगों को भड़काने का काम किया, उससे विवाद काफ़ी हद तक बढ़ा। तो मे भी पॉसिबल ये उत्तर प्रदेश में भी, चूंकि कल ईद है और हमेशा इनका स्लीपर सेल इस चीज़ में लगा रहता है। मुझे विश्वस्त सूत्रों के द्वारा पूरी तरीके से जानकारी मिली है, यहाँ कानपुर के ही स्थानीय लोग जो इनकी पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई के कुछ लोग लगातार लगे हुए हैं भड़काने में लोगों को कि प्रशासन सड़क पर नमाज नहीं होने दे रहा है और आपके लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर के लोगों को भड़काया जा रहा है। मुझे पूरी खबर मिली है और अनकरीब हम इसका खुलासा भी करेंगे, और मैं न्यूज़ स्टेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील करना चाहता हूं, गृह मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि हमने जो भी तथ्य उपलब्ध कराए हैं पूर्व में या और भी हमारे पास तथ्य हैं, आप उनका अवलोकन करें और ऐसे तत्वों के खिलाफ जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं और जो हिंदू मुस्लिम में नाइतफाकी कराने में लगे हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और आशीष देखिए, टाइमिंग बहुत अहम है। कल ईद है और ईद से पहले कुछ दिन पहले ही जिस तरह से मोहम्मद शकीफ नाम का जो शख्स है, जो पीएफआई का लीडर है, उसके कुछ वीडियो सूफी साहब ने हम लोगों को अवेलेबल कराए हैं, हम अपने दर्शकों को वो दिखाएंगे भी। जिस तरह की बातें कही गई हैं, जिस तरह आरएसएस और बीजेपी को लेकर उसमें टारगेट किया गया है, उसमें सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट की बात की गई है। ऐसे में ईद से पहले इस तरह का जो भाषण दिए जाते हैं और इस तरह की जो शिकायत है वो बेहद अहम हो जाता है, और कहीं ना कहीं अब जांच एजेंसियों को इस पर ध्यान देना होगा और कहीं ना कहीं सतर्क रहने की भी बेहद आवश्यकता है। बिल्कुल अमित, मैं उस पर ही आ रहा था। जिस तरह से कल ईद है, अक्षय तृतीया भी है, तो कहीं ना कहीं ये लेटर बेहद अहम होगा इस वक्त। और अगर सुरक्षा की बात करें, तैयारी की बात करें, तो क्या कुछ तैयारी अभी सरकार के द्वारा भी देखने को मिली है? कानपुर में क्या माहौल है? देखिए, बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले अलविदा की नमाज जिस तरह हुई और प्रॉपर जो गाइडलाइंस का बात कही गई थी सरकार की ओर से, कानपुर में उसका पूरा पालन किया गया। खुद लोग आगे बढ़ चल के कोऑर्डिनेट कर रहे थे पुलिस के साथ। लेकिन देखिए, ईद से पहले इस तरह का लेटर बाहर आना, पीएफआई के एक सदस्य का इस तरह भड़काऊ भाषण देना, और कल एक अक्षय तृतीया भी है, ईद भी है। अभी कुछ देर पहले हमारे यहाँ के डीएम से बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, कमिश्नरेट पुलिस कानपुर की पूरी तरीके से मुस्तैद है। जो लाखों लोग आते थे पहले ईदगाह के मौके पर, ईदगाह के सामने सड़कों पर नमाज होती थी, इस बार सड़कों पर नमाज करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में लोगों को हिदायत दी गई है, लोगों को पहले से ही अपनी व्यवस्था कर लेने को कहा गया है, और पूरी तरीके से जो कमिश्नरेट पुलिस है वो चाक चौबंद है। कल शाम को ही पुलिस कमिश्नर खुद विजय मीणा सड़कों पर उतरे थे और अपने जितने भी सबऑर्डिनेट थे उनके साथ उन्होंने पूरे शहर में भ्रमण किया। ठीक है, हमें तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे और अगली खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि आगरा में ईद उल फितर और अक्षय तृतीया को देखते हुए 3 मई के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। 3 मई को ईदगाह, जामा मस्जिद समेत कई मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी, जिस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अक्षय तृतीया को देखते हुए बाजारों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। हर मस्जिद में नमाज के लिए अलग अलग समय तय किया गया है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि दोनों त्योहार शांति से संपन्न हो जाए। में बढ़ती गर्मी के साथ हो रहे पावर कट को लेकर प्रदेश सरकार संजीदा नजर आ रही है। निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। टीम 9 की बैठक में सभी 75 जिलों को रोस्टर के हिसाब से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। बिजली को लेकर केंद्र भी लगातार मदद दे रहा है। बिजली बिल का समय पर भुगतान, किश्त में बिजली बिल भुगतान की सुविधा हो, इसके लिए भी उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। टीम 9 की बैठक में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर भी सरकार गंभीर दिख रही है। जिन जिलों में केस ज्यादा मिल रहे हैं वहां सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। टेस्ट की संख्या भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। जीनोम सीक्वेंसिंग का काम सतत जारी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना इलाके के दराई गांव में सभी धर्मों की पंचायत बुलाने वाले आयोजकों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह धर्म पंचायत 3 मई को होनी थी, जिसमें आयोजकों ने बिना सीएम के परमिशन के
उनके फोटो का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने इसके लिए आयोजक प्रवीण चौधरी और पंचायत के लिए स्थान देने वाले राजकुमार सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मौके का फायदा उठाकर 4 बदमाश इस दौरान फरार हो गए। लूट के वाहन हथियार बरामद किए गए। सूरजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी और अहम खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। तस्वीर आपके सामने। इस दौरान 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए। जो 2 बदमाश गिरफ्तार है वो दिख रहे। मौके का फायदा उठाकर फिलहाल 4 बदमाश भागने में कामयाब रहे हैं। लूट के वाहन हथियार बरामद किए गए। सूरजपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। और इस मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए, जबकि 4 बदमाश भागने में कामयाब रहे, फरार हो गए। और लूट के वाहन इन बदमाशों के पास से बरामद किया गया है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। अलग अलग जिलों में इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिल रही है। ऑपरेशन लंगड़ा पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसके तहत ही पुलिस एक्टिव है, कानून व्यवस्था को लेकर एक्टिव है। और उसी के मद्देनजर ये जो बदमाश है, इनके साथ भी पुलिस की मुठभेड़ देखने को मिली है। और इस दौरान 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 4 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। उस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तरुण बड़ाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जो बदमाश 4 फरार हुए, उनको लेकर क्या कुछ प्लानिंग की जा रही पुलिस के द्वारा? जी बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा में जो बदमाश हैं की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूटी हुई स्कॉर्पियो, एक ट्रेलर गाड़ी पुलिस ने बरामद की है और तमंचा भी इनसे बरामद की है। पूर्व में छात्र को बंधक बनाकर स्कॉर्पियो गाड़ी में लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर छात्र को फरार। ठीक है तरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां केमिकल फैक्ट्री की सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। सफाई के लिए टैंक में उतरे 2 मजदूर बेहोश हो गए थे। केमिकल फैक्ट्री लीना ऑर्गेनिक्स में ये हादसा हुआ है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां केमिकल फैक्ट्री की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चरणजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरणजीत, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? एक मजदूर की मौत बताई जा रही है, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला धौलाना थाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र का है, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में सफाई के दौरान 2 मजदूर बेहोश हो गए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई और दूसरा जो है वो उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो गंभीर मजदूर है उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी, क्या फैक्ट्री की तरफ से सेफ्टी किट नहीं दिया गया था इन मजदूरों को? देखिए, बताया जा रहा है कि जो सेफ्टी उपकरण थे वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे मजदूर। बिना सेफ्टी उपकरण के ही जो है सफाई कर रहे थे केमिकल फैक्ट्री में। इन सब की भी पुलिस जांच की बात कह रही है, पुलिस अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लापरवाही का ये मामला है। चरणजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो एक लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर केमिकल फैक्ट्री लीना ऑर्गेनिक्स में ये हादसा हुआ है। सफाई के दौरान मजदूर की मौत हुई है। केमिकल फैक्ट्री की सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है। चंदौली के सैयद राजा के मनराजपुर गांव में हिस्ट्री शीटर कन्हैया यादव के घर पुलिस किस तरह से और अब वहां क्या माहौल है, वहां पर पुलिस कैसे गई, क्या कुछ हुआ, जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। ये जो आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, जो उनकी मां है वो बता रही थी कि वो इसी जगह पर 2 लड़कियां थी जहां पर पुलिस से उनकी पहली बार मुलाकात हुई और पुलिस ने मारपीट की और इसी के बाद एक लड़की जो है वो मृत पाई जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ से सड़क भी बिल्कुल करीब है। पुलिस जब यहाँ पर पहुँची तो उसे पुलिस को वापस लौट जाना चाहिए था, पर पुलिस वापस नहीं लौटी, लगातार मारपीट करती रही, साथ ही मारपीट की और उसी के दौरान उनकी छोटी बेटी की मौत हो जाती है। हालांकि दूसरी बेटी जो घायल बताई जा रही है उसका इलाज चल रहा है। मेडिकल टीम ये कह रही है कि फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है, पर वो भी ये भी कहती है कि हाथ पर चोट के निशान है। अब
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, चंदौली, सैदराजा। और बड़ी खबर बता दें, चंदौली की घटना पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, जहां अखिलेश यादव का चंदौली की घटना पर यह बयान सामने आया है। पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अखिलेश यादव का यह बयान सामने आया है। चंदौली के सैयद राजा के मनराजपुर गांव में हिस्ट्री शीटर कन्हैया यादव के घर पुलिस दबिश देने गई थी और इस दौरान एक युवती की मौत हो जाती है और उसके बाद अखिलेश यादव का यह बयान सामने आता है। आपको बताएं कि चंदौली की घटना पर अखिलेश यादव का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चंदौली में पुलिस दबिश के दौरान युवती की मौत मामले में पुलिस पर उठ रहे सवाल के बीच सैयद राजा थाना अध्यक्ष को सस्पेंड भी कर दिया गया है। वहीं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर युवती का अंतिम संस्कार किया गया है। चंदौली के मनराजपुर गांव में रविवार शाम पुलिस की टीम गैंगस्टर अपराधी के घर दबिश देने पहुंची तो बवाल हो गया। दबिश के बाद कन्हैया यादव की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया, जबकि एक बेटी घायल है। इस पूरे मामले में पुलिस टीम पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कौन मारा है बाबू? पुलिस मारी है। लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस। तुम्हारी बहन को भी मारी है? मामले ने तूल पकड़ा तो एसपी ने एएसपी को जांच सौंप दी। सैयद राजा थाना अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह को निलंबित किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इलाके में तनाव है। एसएचओ पे आरोप लगाया गया है। एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। परिवार वालों के इस तरह के आरोप हैं और उस संबंध में उन्होंने तहरीर दिया है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सच क्या है, फिलहाल कुछ नहीं मालूम। मामले की जांच तेज रफ्तार से चल रही है ताकि सच्चाई को सामने लाया जा सके। पुलिस दावा कर रही है कि कई एंगल से जांच चल रही है। इंतजार पुलिस की जांच के खत्म होने का है ताकि सच्चाई का पता चल सके। टीम न्यूज स्टेट। और इसी घटना पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया है। बड़ी खबर बता रहे एडीजी एलओ, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। एडीजी एलओ ने यह बयान दिया है। परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई भी की गई है। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का यह बयान आया है। चंदौली घटना पर प्रशांत कुमार ने यह बात बोली है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। साथ ही साथ परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है और इसके अलावा थाना अध्यक्ष पर भी कार्रवाई की गई है। तो चंदौली की घटना पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। चंदौली घटना पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बोला है कि डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। साथ ही साथ परिजनों ने जो तहरीर दी है उसके मुताबिक केस दर्ज कर लिया गया है और थाना अध्यक्ष पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए पुलिस कर्मियों पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। वहीं नर्सिंग होम में कार्यरत युवती की मौत पर सीएम योगी ने दुख जताया। इसके साथ ही जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मृतक के घर जाकर सीएम के आदेश पर मृतका की मां को जीवन यापन के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। शोक व्यक्त किया है और 5 लाख रुपए आपकी आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने तुरंत प्रदान किया है। इसमें 5 लाख का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से। वह सिद्धार्थनगर में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया। 72 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही 1170 नकदी भी बरामद की गई है। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर बता रहे जहां पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 72 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। इसके अलावा 1170 नकदी भी बरामद किया गया है। सहारनपुर पुलिस ने खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला के मुंशी नसीम के खिलाफ कुर्की की बड़ी कार्रवाई की है। सहारनपुर पुलिस ने राजस्व विभाग के संयुक्त टीम के साथ मिलकर 21 करोड़ रुपए की
50 बेनामी संपत्ति को कुर्क कर दिया है। 9 अप्रैल को हाजी इकबाल और उसके 6 साथियों के खिलाफ थाना मिर्जापुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। एसएसपी आकाश तुवर ने बताया कि इसके अलावा हाजी इकबाल की 111 शेल कंपनियों की भी जांच शुरू कर दी गई है। हाजी इकबाल के कई और पार्टनर पुलिस की रडार पर है। तो ये हाजी इकबाल यहाँ जनपद में खनन माफिया हैं जिनके खिलाफ एक एसआईटी का गठन हुआ है। इन्होंने ग्लोबल यूनिवर्सिटी के नाम से 80 बीघा लैंड में फ्रॉड किया था, जिसमें 2 राजस्व कर्मियों की भी गिरफ्तारी हुई है और 2 और दोषी पाए गए थे जिनकी मृत्यु हो गई। उसमें भी इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा एक गैंगस्टर एक्ट में भी इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इनको गैंग के खिलाफ इनका नौकर जो मुंशीन का रहा हुआ था नसीम, उसके नाम से करीब 21 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको हम लोगों ने आज कुर्क किया है। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। व्यापारी की हत्या के मामले में वांछित था और इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। तिलकुआ पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। तो व्यापारी की हत्या के मामले में ये वांछित चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 का इनाम इस पर घोषित किया गया था और इसके बाद पुलिस को यह सफलता मिली है। तिलकुआ पुलिस ने गिरफ्तारी की है। हापुड़ से बड़ी खबर बता रहे हैं, व्यापारी की हत्या के मामले में वांछित चल रहा बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। मोदीनगर में स्कूल बस में हुई घटना के बाद नोएडा में प्रशासन जागा है। परिवहन विभाग ने कहा है कि कल बस में जितने कुल बस है, बिना पैनिक बटन के परिवहन विभाग से बस की फिटनेस नहीं हो सकेगी। परिवहन विभाग ने अभिभावकों को स्कूल बसों में खामी निकालने में शिकायत करने की अपील की है। साथ ही परिवहन विभाग इसके लिए नंबर भी जारी कर चुका है। विभाग ने कहा है कि कुल बसों की हर सीट पर सीट बेल्ट, सीट के पास पैनिक बटन, बस के अंदर सीसीटीवी कैमरा, फायर कंट्रोल सिलेंडर, फर्स्ट एड बॉक्स का होना जरूरी है। जिला परिवहन विभाग हर स्कूल में जाकर बसों की चेकिंग कर रहा है, साथ ही सड़कों पर भी चेकिंग की जा रही है। जितने भी स्कूली वाहन हैं उनमें स्कूली वाहनों के कुछ नॉर्म्स हैं जो कि उन्हें वाहनों में पूर्ण रूपेण होना चाहिए। जैसे जो बस में खिड़की के ऊपर आपने देखा होगा कि क्षैतिज ग्रिल लगी होती है, तो वो ग्रिल इस तरीके से लगी होनी चाहिए कि 5 सेंटीमीटर का गैप हो और उसमें बच्चा जिससे कि सर न निकाल सके। ऐसे ही अंदर सीट के पास उसके पैनिक बटन होनी चाहिए। बस में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। आजकल बसें सीएनजी हैं, उनके लिए फायर इक्विपमेंट रखे हैं कि नहीं। जो स्कूल की बसें अभी फिटनेस नहीं कराई हैं वो अपने तब तक संचालन न करें जब तक कि अपने वाहन को फिटनेस न करा लें। गाजियाबाद के मोदीनगर में एक छात्र की स्कूल बस के अंदर हुई दर्दनाक मौत के बाद अब जिला प्रशासन अलर्ट पर दिखाई दे रहा है गौतम बुद्ध नगर का। और जब तमाम जो भी स्कूल की बसें हैं उन बसों की फिटनेस से पहले कई नियम नए लागू कर दिए गए हैं। जैसे कि आप इस सीट पर देखेंगे, हर एक सीट पर इसी तरीके की जो सीट बेल्ट है वो लगा दी गई है ताकि किसी भी हादसे के वक्त जो छात्र हैं उनको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। इस तरीके की सीट बेल्ट पहले हर सीट पर नहीं हुआ करती थी। दूसरी तरफ अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो ये आप जो बटन देख रहे हैं ये पैनिक बटन है। उसके आगे की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स है। अगर किसी बच्चे को कुछ शुरुआती लक्षण किसी बीमारी के पाए जाते हैं तो इस फर्स्ट एड बॉक्स में दवा भरकर रखी गई है और दवाई को दिया जा सकता है। इसके नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो फायर सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ है। अगर किसी कोई छोटी मोटी आग जैसी दुर्घटना बस के अंदर होती है तो इस सिलेंडर की मदद से उसको बुझाया जा सकता है। बस में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। सामने आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी कैमरा है, इस कैमरे को लगाया गया है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अनिवार्य कर दी गई हैं। अगर ये तमाम उपकरण स्कूल बस के अंदर नहीं लगे हुए हैं तो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जिला प्रशासन की तरफ से एक नंबर भी जारी किया गया है। उस नंबर में कहा गया है कि अगर किसी भी पेरेंट्स को बस के अंदर कोई भी ये सुविधा ना मिले, कोई उपकरण ना मिले तो वो सीधे जिला प्रशासन को उसकी जानकारी दे सकता है, जिसके बाद परिवहन विभाग ऐसी बसों पर जो नियमों को ताक पर रखकर लगातार दौड़ती हैं उन पर नकेल कसता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा।
आगरा में राजा की मंडी रेलवे स्टेशन स्थित चामुंडा देवी मंदिर को हटाने के विरोध में हिंदू संगठन का विरोध जारी है। रेलवे के नोटिस के बाद भी यह हंगामा बरकरार है। नोटिस के विरोध में अब हिंदू संगठनों ने आगरा के राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर पोस्टर लगा दिए। वहीं आगरा प्रशासन और रेलवे इस मामले में बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश में है। बिल्कुल शासन और प्रशासन के साथ में है और मुद्दा गरमाया था, अब तो कोई ऐसी बात है नहीं। बिल्कुल अब सब कुछ अनुकूल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर प्रशासन की तरफ से या हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है जो अप्रिय बात हो। और रही बात ये कि जिस तरह से रेलवे कह रहा है, मान लिए जिलाधीश ने ये सारी बातें जब कह दी, उन्होंने जब आश्वासन दे दिया और मीडिया में निकाल दिया, तो फिर किसी तरह की कोई बात नहीं रहती। मंदिर बहुत पुराना है, यह फैक्ट है। डीआरएम साहब को यह रिक्वेस्ट किया गया है कि कोई भी कार्रवाई जो हो, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, समस्त पार्टियां आपस में बैठ करके रजामंदी से जो भी निकल के आएगा उसी में कार्रवाई की जाए, कोई एक तरफा कार्रवाई ना की जाए। इसके लिए हम लोगों ने उनसे लिखित भी रिक्वेस्ट कर लिया है और हमारी उनसे बात हो गई है। आगे जो भी कार्रवाई की जाएगा, पार्टियों को बैठ करके आपस में बात करेंगे और सहमति के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद के मामले में एडवोकेट कमिश्नर ने पक्षकारों की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। वाराणसी के सिविल जज ने श्रृंगार गौरी और अन्य विग्रहों के नियमित दर्शन की याचिका पर यह आदेश दिया है। आदेश के तहत वीडियोग्राफी के मौके पर सभी वादी और प्रतिवादी मौजूद रहेंगे। 6 मई को दोपहर 3 बजे इसकी वीडियोग्राफी होनी है। इस फैसले के खिलाफ ज्ञानव्यापी पक्षकार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। बावजूद इसके मुस्लिम पक्षकार सुरक्षा का हवाला देकर विरोध कर रहे हैं। उनकी दलील है कि आज तक मस्जिद परिसर में मुस्लिम और सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी ने प्रवेश नहीं किया है। विरोध तो ये है कि उनके आदेश पे, जज महोदय के आदेश पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद के अंदर और बैरिकेडिंग के अंदर जाए। इसलिए हमें विरोध है, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम मस्जिद के अंदर भी जाएंगे और बैरिकेडिंग के अंदर भी जाएंगे, तो उस पर हमें आपत्ति है और आपत्ति रहेगी। वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूरा वो दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है कि कैसे सुरक्षा होगी, कैसे क्या होगा। इसीलिए आज तक आप लोग भी नहीं जा पाए कभी वहाँ फोटोग्राफी करने। आप लोग कभी जा पाए? तो जब आप नहीं जा पाए तो और कैसे कोई जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।